हम लोग जो है कंज्यूमर थ्योरी पढ़ रहे हैं। कंज्यूमर थ्योरी में आज हम लोग जो है स्लट्सकी को पढ़े। इसको पढ़ेंगे स्लट्सकी। स्लट्सकी अप्रोच पढ़ेंगे। कि स्लट्सकी ने क्या बताया। ठीक है ना। तो देखो, हमने आप लोगों को बताया था कि जो हिग्स और क्या कहते हैं स्लट्सकी हैं, दोनों में अंतर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोल के। तो यहाँ लिख लो हिग्स तथा स्लट्सकी। हिग्स तथा स्लट्सकी में अंतर केवल प्रतिस्थापन प्रभाव को लेकर। प्रभाव यानी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को लेकर है। बाकी इनकम इफेक्ट एंड प्राइस इफेक्ट सेम है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान में रखिए। अब आइए देखते हैं कि हिग्स का एक ही डायग्राम में हम लोग देखेंगे कि हिग्स का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है और स्लट्सकी का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है। तो आइए, हमने आपको स्लट्सकी के अकॉर्डिंग बताया था ना क्या है। स्लट्सकी के अनुसार सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या था, याद है क्यों भाई। जो पहले का चॉइस होता है सर, वो बाद में भी वो चॉइस उसके अंदर पर बनी रहती है, मतलब वो बंडल भी उसको चूज हाँ, कर सकता है। सब कुछ सेम है, बस एक ही डिफरेंस है। लिख लीजिए, पहले इंग्लिश में लिखता हूँ कि change in the change in the quantity demanded change in the quantity demanded of a good due to change in relative prices। यहाँ तक सब कुछ सेम है, उसकी डेफिनेशन और इसकी डेफिनेशन। होल्डिंग द initial bundle just afford it। ये डेफिनेशन है स्लट्सकी ने क्या बताया कि सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन होने से मांगी गई मात्रा में परिवर्तन जबकि उपभोक्ता जो पहले दो वस्तुओं का बंडल उपभोग करता था वो उसके पास अब भी मौजूद होना चाहिए। बस होना चाहिए मौजूद,
अब वो उसको वही कंज्यूम करेगा कि आगे बढ़ जाएगा, उसके पास अगर आगे बढ़ने का अपॉर्चुनिटी है तो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन वो बंडल जो पहले वो खाता था 2 वस्तुओं का, उसके पास अब भी जस्ट अफोर्डेबल होना चाहिए, यानी होना चाहिए, खाए या ना खाए उसके पास अवेलेबल होना चाहिए। समझ में आया ना? क्यों भाई? बताइए, क्लियर है? हाँ, अब देखते हैं इसका डायग्राम, देखते हैं डायग्राम से बहुत कुछ क्लियर हो जाए। आइए देखते हैं। ये आपकी क्या थी? कीमत रेखा थी। ये कीमत रेखा है, प्राइस लाइन। इस प्राइस लाइन पर मान लीजिए एक उपभोक्ता जो है पी बिंदु पर संतुलन में, ठीक है, पी बिंदु। अभी मैं आईसी नहीं बना रहा इंडिफरेंस पर, अभी सिंपल डायग्राम रखता हूँ, ठीक है। तो पी बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में है, और संतुलन में वो इतनी वस्तु खा रहा x1, ठीक है। अब मान लीजिए x वस्तु यहाँ ले रहे हैं, यहाँ y वस्तु थी। x वस्तु की कीमत कम, x वस्तु की कीमत कम होने से उपभोक्ता की जो बजट रेखा है x वस्तु के पक्ष में क्या हो जाएगी? कम ढाल वाली। तो अब मान लीजिए उपभोक्ता की बजट रेखा क्या हो गई? ये BL पहले थी बजट लाइन, अब BL1 हो, ठीक है। यानी x वस्तु की कीमत कम होने से x वस्तु के संदर्भ में बजट रेखा फ्लैटर हो गई, ढाल कर। अब कीमत कम होने से हम लोग जानते हैं कि मांग बढ़े। मांग मान लीजिए P से Q चली, यहाँ पर अब उपभोक्ता यहाँ पर संतुलन में है, और इस संतुलन में x2 क्वांटिटी खा रहा है, ठीक है। तो P से Q का मूवमेंट क्या हो गया? प्राइस इफेक्ट, कीमत प्रभाव। P से Q का मूवमेंट क्या हो गया? कीमत प्रभाव। ठीक है ना? क्यों भाई? अब हमें स्लट्सकी का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिखाना। स्लट्सकी का हमने क्या बोला? स्लट्सकी ने क्या बताया कि रिलेटिव प्राइसेस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आएगा वो स्लट्सकी का प्रतिस्थापन प्रभाव होगा, जबकि जो पहले बंडल उपभोक्ता खाता था वो उसके लिए अवेलेबल खत्म। जबकि हिक्स ने क्या बताया कि जो पहले वो संतुष्टि के स्तर पर था उसी संतुष्टि के स्तर पर होना चाहिए, उसी आईसी पर होना चाहिए। हिक्स की विशेषता थी। लेकिन स्लट्सकी की विशेषता क्या है कि जो पहला बंडल, भाई पहले उपभोक्ता क्या खाता था? x1, x गुट की इतनी, y गुट की इतनी, ये बंडल खाता था। तो कीमत में परिवर्तन होने से जो प्रतिस्थापन प्रभाव होगा तब भी वो उसके लिए ये बंडल तो जरूर अवेलेबल होना चाहिए। तो जो काल्पनिक रेखा हिक्स में गई थी, ठीक पैरेलल, ठीक समानांतर इस बजट रेखा के, स्लट्सकी में क्या होगा? वो जो बजट रेखा जाएगी समानांतर, वो इस बंडल से, इस पी बिंदु से होकर के जानी है, ये अनिवार्य है इसमें। क्यों? क्योंकि हमने लिखवाया है ना कि जो पहले उपभोक्ता खाता था उसके लिए जस्ट अफोर्डेबल होना चाहिए, वो उपलब्ध होना चाहिए। तो यहीं से जाएगी तभी तो उपलब्ध होगा ये बंडल। क्यों भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं? बताओ। तो यहीं से वो रेखा ले जाइए आप लोग, यहीं से काल्पनिक रेखा ले जानी है, ठीक है ना? तो यहीं से ले जाइए जरा। ये कर दिया हमने, 2 स्लट्स की बन गया ये CD हो गई काल्पनिक रेखा, CD, ठीक है ना? CD जो है हमने काल्पनिक रेखा, नई बजट रेखा समानांतर बना दी, और इस तरह से ले गया कि जो पहले उपभोक्ता खाता था जो बंडल, वो उसके लिए उपलब्ध है। देखो x की इतनी क्वांटिटी, y इस बजट रेखा पर भी उपलब्ध है जो पहले इस वाली पर थी, ठीक है।
तो अब देखो हिक्स ने बताया था कि पैरेलल होनी चाहिए और सेम आईसी पर होना चाहिए, लेकिन स्लट्सकी ने क्या बताया, पैरेलल होनी चाहिए बट इनिशियल बंडल से होकर के वो रेखा जाएगी, तभी इनिशियल बंडल जस्ट अफोर्डेबल रहेगा, प्रारंभिक जो उपभोग कर रहा है वो उसके लिए उपलब्ध। यहां पर सेम आईसी का कॉन्सेप्ट नहीं। अब थोड़ा इंडिफरेंस कर्व भी बना लेता हूं इंडिफरेंस कर्व भी बना लीजिए। मान लीजिए ये एक इंडिफरेंस कर्व है, पी बिंदु से जा रहा है, पी बिंदु पर भी तो उपभोक्ता संतुलन में था। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, 1 मिनट। इंडिफरेंस कर्व भी बनाना बहुत ही चैलेंजिंग काम है। ये IC1 ठीक है, और एक इंडिफरेंस कर्व IC2 ठीक दिख रहा है ना इंडिफरेंस कर्व। अब हमें आप लोग बताइए, ध्यान से बताइएगा कि अब आप लोग थोड़ा ध्यान से बताइएगा कि अगर किसी वस्तु की कीमत कम होती है, ठीक है, यक्स वस्तु की हमने कीमत कम किया, तो कीमत कम होने से जो रियल इनकम होती है, रियल इनकम यक्स वस्तु के संदर्भ, वो क्या होती है, बढ़ जाती है। भाई वास्तविक आय बढ़ जाती है ना कीमत कम होने से, तो वास्तविक आय को, अब भाई कीमत कम होने से हमने आपको बताया था दो चीजें होती है, एक तो कीमत कम होने से वास्तविक आय बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आय प्रभाव जनरेट होता है, आय प्रभाव। और एक तो कीमत कम होने से दूसरा प्रभाव होता है, रिलेटिव प्राइसेस कम हो जाती हैं यक्स वस्तु के संदर्भ में, तो उसकी वजह से प्रतिस्थापन प्रभाव होता है। हमें क्या ध्यान देना है, प्रतिस्थापन प्रभाव पर। तो इसका मतलब हमें इसको स्थिर करना पड़ेगा, रियल इनकम को, यही बात है ना। तो प्राइस के कम होने से जो रियल इनकम बढ़ी है, जो वास्तविक आय बढ़ी है, उसको इस तरह से कंपनसेट करना है, ठीक है, उसको इस तरह से क्षतिपूर्ति करना है कि उपभोक्ता जो पहले इनिशियल बंडल खाता था वही बंडल खाए, वही बंडल उसके लिए जस्ट अफोर्डेबल यानी उपलब्ध हो, फिर भी अगर उसको कुछ प्रॉफिट हो रहा हो तो उस बंडल से वो विमुख हो सकता है, क्योंकि वो उसके लिए उपलब्ध होना चाहिए, जरूरी नहीं है उसी को खाए वो। तब जो चेंजेज आएंगे वो प्रतिस्थापन प्रभाव की वजह से आएंगे, क्योंकि हमने रियल इनकम को तो स्थिर कर दिया ना। अब रियल इनकम देखो स्थिर कर दिया कैसे, कि भाई जो कीमत कम हुई थी, कीमत कम होने से बजट लाइन ये हो गई, तो भाई रियल इनकम कम होने से बजट लाइन का ढाल कम हो गया था, BL से BL1 हो गई थी। अब उस रियल इनकम को स्थिर करने के लिए, उसी लेवल पर ले आने के लिए सीधी रेखा हमने खींच दी, देखो उसी लेवल पर आ गई, समानांतर कर दिया और उसी लेवल पर कर दिया, तो रियल इनकम जो है कांस्टेंट हो गई, स्थिर हो गई। अब उपभोक्ता अब पी बिंदु से और कहीं जाएगा तो किसकी वजह से जाएगा, प्रतिस्थापन प्रभाव की वजह से। अब कीमत कम हो रही है तो भाई यक्स वस्तु की कीमत कम हो रही तो यक्स वस्तु वाई वस्तु की तुलना में सस्ती हो गई। अब भाई इस बजट रेखा पर उपभोक्ता कहीं संतुलन में होगा, पी बिंदु तो उसके लिए जस्ट अफोर्डेबल है, पी बिंदु उपलब्ध है, लेकिन खाएगा नहीं भाई, उसको बेटर चाहिए ना। अब उसके लिए मौका है कि वो या यहाँ कहीं संतुलन में आए, मान लीजिए आर बिंदु पर कहीं संतुलन में, तो आर बिंदु इस आईसी पर नहीं आएगा, ऊपर आईसी पर, यानी उपभोक्ता के पास चॉइस है कि वो हायर आईसी पर चला जाए, IC3 पर, IC1 से IC3 पर चला जाएगा। तो ये जो P से R का मूवमेंट है और उपभोक्ता यक्स वस्तु की इतनी क्वांटिटी X3 क्वांटिटी खाना लगेगा और यहाँ पर संतुलन। तो ये हिक्स का P से R का जो मूवमेंट है वो स्लट्सकी का प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्योंकि स्लट्सकी में देखिए आप लोग सेम आईसी पर नहीं है उपभोक्ता, हायर आईसी पर पहुंच गया, IC1 से IC3 पर पहुंच गया और सेम आईसी पर है, और इनिशियल बंडल जस्ट अफोर्डेबल भी है, जो पहले उसके बंडल खाता था उसके लिए उपलब्ध भी है,
लेकिन कीमत कम हो गई तो दूसरी वस्तु की तुलना में वो वस्तु सस्ती हो गई ना, तो महंगी के स्थान पर सस्ती वस्तु ज्यादा खाने लग रहा है, इतनी वस्तु बढ़ा दिया है। तो ये बढ़ाना जो हुआ है ये प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण। समझ में आया? बताओ भाई। हाँ बेटा, बताओ भाई, सभी लोग बताओ जरा। अवधेश, रूपम, समझ में आया? ये चीज होनी चाहिए, ध्यान में रखना है। ठीक है। और आर से क्यू का मूवमेंट क्या हो जाएगा? इनकम इफेक्ट हो जाएगा। आर से क्यू का मूवमेंट क्या हो जाएगा? इनकम इफेक्ट। और एक्स वन से एक्स टू यानी पी से क्यू का मूवमेंट प्राइस इफेक्ट। तो ये तीनों इफेक्ट हैं स्लर्टी के केस में। स्लर्टी के केस में ये तीनों इफेक्ट। बाकी सेम कहानी है, ध्यान में रखना है। अब जैसे हमने सामान्य वस्तु, ठीक है, इंफीरियर वस्तु यानी निकृष्ट कोटि की वस्तु और गिफेन वस्तु, तीनों में हिग्स के प्रभाव को चर्चा करी। तीनों में एकदम सेम स्लट्सकी का भी होगा, बट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को लेके अंतर है, तो हमने उसको डिफाइन कर दिया। क्लियर है? अब आइए स्लट्सकी का और मार्शल का मांग वक्र भी इसमें जनरेट दिखा दें कैसे होगा, आएगा। थोड़ा सा नीचे वाला मिटा दीजिए। हम्म। हम्म। यहाँ पे एक्स वस्तु की मांग ले रहे हैं, यहाँ पर एक्स वस्तु की कीमत। अब पहले कीमत है BL, तो देखो कीमत हमने बना दिया PX1। अब कीमत कम हो रही है BL1, कीमत कम हो रही है PX2 कर दी। अब BL कीमत है तो उपभोक्ता X1 क्वांटिटी खा रहा है, ठीक है, X1। अब कीमत कम हो रही है, यहाँ पर है तो इतनी क्वांटिटी खा रहा है। कीमत कम हो गई तो कितनी क्वांटिटी खा रहा है? 2 क्वांटिटी खा रहा है। कीमत कम होने पर एक तो X2 खा रहा है, एक तो X3। तो X3 भी बना लो, X2 भी बना लो। एक पॉइंट ये मिलेगा, एक पॉइंट ये मिलेगा, तो इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, इसको मान लो 3। क्योंकि PX2 पर कीमत कम होने पर 2 क्वांटिटी है, एक तो X3, एक तो X2। तो ये जो स्लट्सकी हैं ये अपना जो डिमांड वक्र जनरेट किए हैं, ये केवल प्रतिस्थापन प्रभाव से जनरेट किए हैं मांग वक्र। तो स्लट्सकी का मांग वक्र कहां से जाएगा? स्लट्सकी का मांग वक्र P से R वाला है, P से R वाला, केवल सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वाला। तो 1 और 2 वाला जो मांग वक्र है ये स्लट्सकी का मांग, किसका है? स्लट्सकी का। बस डिफरेंस क्या है स्लट्सकी और हिग्स में, कि उनका अभी स्लट्सकी और हिग्स में भी मांग वक्र जनरेट करेंगे, उसको भी बताएंगे। अभी केवल मार्शल और स्लट्सकी को बता रहा हूँ, ठीक है। अब मार्शल ने केवल पूरा, भाई मार्शल तो प्राइस इफेक्ट को प्रतिस्थापन प्रभाव आय प्रभाव में बांटा नहीं था, तो केवल कीमत प्रभाव मार्शल का दिखाएगा। P से Q का, P से Q का यानी 1/3, ये मार्शल का मांग। तो मार्शल का मांग वक्र कैसा होगा? फ्लैटर होगा, कम ढाल वाला है, जबकि स्लट्सकी का मांग वक्र अधिक ढाल वाला है, स्टीपर। दिख रहा है कि नहीं? क्यों भाई? अवधेश, समझ में आ रहा है? काजोल, क्लियर है? हाँ, जहाँ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो।
ठीक है ना। जहां भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हो। कहीं डाउट तो नहीं है? गुड। तो ये मार्शल और स्लटस्की का हमने मांग वक्र भी जनरेट किया, और स्लटस्की का हमने आपको बताया कि प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है और इनका इफेक्ट क्या है, प्राइस इफेक्ट क्या है। अब आइए तुलनात्मक स्टडी करते हैं। अब हम लोग अगले चैप्टर पर ये स्टडी करेंगे कि हिग्स का प्रतिस्थापन प्रभाव छोटा होता है कि बड़ा होता है, सब स्लटस्की के प्रतिस्थापन प्रभाव से किसका छोटा बड़ा होता है, उसकी चर्चा करें। ठीक है ना। तो हेडिंग लगा लीजिए, कंपेयर बिटवीन हिग्स एंड स्लटस्की। एच और एस लिख रहा हूं, ठीक है ना। हिग्स और स्लटस्की में कंपेयर करेंगे। अब देखो थोड़ा सा डायग्राम क्रिटिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिटिकल हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा ना, हम जो है उसको इग्नोर करेंगे, इंडिफरेंस कर्व को बनाना थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, ताकि डायग्राम को आप लोग थोड़ा सा इजीली समझ पाओ। ठीक है ना। अगर मैं सभी में इंडिफरेंस कर्व बनाने लग जाऊंगा तो थोड़ा सा डायग्राम क्रिटिकल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, क्योंकि एक ही में डायग्राम बनाऊंगा तभी क्लियर हो जाएगा ना, तभी समझ में आएगा। अलग अलग बनाऊंगा तो फिर मजा नहीं है। ये यक्स वस्तु यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे वाई वस्तु। ये आपकी बजट रेखा है, ठीक है, बीएल। इस पर उपभोक्ता मान लीजिए यहाँ पर संतुलन में है, पी बिंदु पर, और इतनी ये वस्तु यक्स का खा रहा है, यक्स वन। ठीक है, समझ में आया ना। अब हम कह रहे हैं यक्स वस्तु की कीमत कम हो गई। कीमत कम होने से बजट लाइन फ्लैटर हो गई, बीएल से बीएल वन हो गई। अब उपभोक्ता कहाँ संतुलन में है? मान लीजिए यहाँ पर क्यू पर इतनी यक्स वस्तु क्या उपभोग कर रहा है, यक्स टू। तो पी से क्यू का मूवमेंट, देखो दोनों में प्राइस इफेक्ट सेम है। अब हिग्स और, अब यहीं पे तुलना करना शुरू हो जाएगा। पहला पॉइंट लिखो, दोनों में कीमत प्रभाव, प्राइस इफेक्ट समान है, समान है। ठीक है, प्राइस इफेक्ट पी से क्यू, एक्स वन से एक्स टू, दोनों में सेम है। ठीक, चलिए अब हम लोग पहले स्लटस्की का निकालेंगे। स्लटस्की का क्या निकालेंगे? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और फिर उसका निकालेंगे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट निकालेंगे तो इनकम इफेक्ट अपने आप आ जाएगा। तो पहले स्लटस्की का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट निकालने के लिए इस बजट, नई बजट रेखा जो बनी थी BL1, उसके एकदम समानांतर एक कीमत रेखा जो पी बिंदु से होकर के जानी चाहिए। इनिशियल बंडल जस्ट अफोर्डेबल होना चाहिए ना, ऐसी कीमत रेखा खींच दिए। तो ये जो बजट रेखा है काल्पनिक वाली, ये स्लटस्की के संदर्भ, किसके संदर्भ में? स्लटस्की के संदर्भ में ये कीमत रेखा पीली से बना है। ठीक है, तो अब मान लीजिए उपभोक्ता कहां से कहां चला गया, पी से आ गया आर पर। तो पी से आर वाला ये जो यहां तक वाला है, ये मान लीजिए x3 है। तो x1 से x3 क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो गया। किसका? किसका? स्लटस्की का। समझ में आया? बताओ, यहां तक क्लियर है? बताइए आप लोग। अब हमें हिग्स का प्रतिस्थापन प्रभाव दिखाना है, हिग्स वाला। तो हिग्स वाला प्रतिस्थापन प्रभाव में इस रेखा से बजट रेखा जाए जरूरी नहीं, समानांतर होनी चाहिए, क्योंकि हमें स्थिर करना है रियल इनकम को, जो कीमत के घटने से बढ़ी है। इस तरह से स्थिर करना है, इस तरह से उपभोक्ता से उतनी इनकम ले लेनी है कि जो पहले संतुष्टि के स्तर पर था वो उसी के संतुष्टि के स्तर पर होना चाहिए। यानी
P बिंदु से होते हुए जो इंडिफरेंस कर्व जाएगा उसी इंडिफरेंस कर्व पे होना चाहिए। इस तरह से पैरेलल रेखा खींचनी। तो मान लीजिए एक पैरेलल रेखा ये हमने खींच दिया, ये है एक पैरेलल रेखा। इस पैरेलल रेखा को ये CD था और ये EF रेखा है, EF। ये जो EF रेखा है ये हिग्स का कंपनसेटेड बजट लाइन, ठीक है, क्षतिपूर्ति कीमत रेखा है हिग्स वाली। और ये स्लट्सकी की, ये हिग्स की कीमत रेखा है काल्पनिक, ठीक है, क्योंकि जो P से इंडिफरेंस कर्व बनाओगे वो इस वाली रेखा पर और ये P बिंदु पर एकदम टेंजेंट होगी, तभी तो सेम IC पर रहेगा हिग्स में। और स्लट्सकी वाले में एक P से जाएगा एक R से जाएगा, यानी हायर IC पर पहुंच जाता है। अभी लास्ट में IC भी बना दूंगा, ठीक है। तो P से ये मान लीजिए S बिंदु, P से S का मूवमेंट क्या हो जाएगा, हिग्स का सब्स्टिट्यूशन केस, मान लो x4 है ये। तो P से S का जो मूवमेंट है ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट किसका है, हिग्स का, H लिख दिया। अब P से R का जो मूवमेंट है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये किसका है, स्लट्सकी का। अब आप लोग बताओ कि किसका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बड़ा है, स्लट्सकी का कि हिग्स का? बताओ। स्लट्सकी का जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो ज्यादा है देन द हिग्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हिग्स का कम होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्लट्सकी से, यानी हिग्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज लेस देन स्लट्सकियन सब्स्टिट्यूशन। अब जरा यहीं से इनकम इफेक्ट की भी चर्चा कर लो। देखो ये स्लट्सकी वाली रेखा है, तो स्लट्सकी का इनकम इफेक्ट क्या होगा, R से Q, यानी x3 x2। ये इनकम इफेक्ट किसका है, अलग कलर ले लेता हूं, ये इनकम इफेक्ट किसका है, ये इनकम इफेक्ट है किसका, स्लट्सकी का। और S से Q का मूवमेंट क्या है, ये इनकम इफेक्ट किसका है, हिग्स का, ये इनकम इफेक्ट हिग्स का है। तो किसका इनकम इफेक्ट ज्यादा होगा, बताओ, हिग्स का ज्यादा है सब्स्टिट्यूशन इनकम इफेक्ट स्लट्सकी के इनकम इफेक्ट से, ठीक है ना। तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया, इनकम इफेक्ट हिग्स का ज्यादा होता है इनकम इफेक्ट स्लट्सकी से। तो ये तीन। और प्राइस इफेक्ट देखो, प्राइस इफेक्ट P से Q हिग्स का भी है, P से Q उसका भी, दोनों का समान है प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट हिग्स इज इक्वल टू प्राइस इफेक्ट स्लट्सकी, ये दोनों समान। अब बताओ, किसी को कोई डाउट, बताओ भाई, कोई डाउट तो नहीं है, बताइए, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। हाँ, अब आइए थोड़ा सा इन सब में डिलीट फिलीट करके IC भी बना देता हूँ ताकि और समझ में आ जाए हर चीज। सारी चीजें डिलीट हो गई, ठीक। अब आइए इंडिफरेंस कर्व भी बनाते हैं। पहला तो इंडिफरेंस कर्व नीला वाले से बनाते हैं। नीला जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो हिग्स को दिखाएगा। अरे यार एक मिनट, सही है ना। हाँ, पहले तो नीला इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं, नीला इंडिफरेंस कर्व।
ये नीला इंडिफरेंस कर्व जो है IC1 है। तो देखो P से S वाला जो मूवमेंट है हमने बताया कि ये हिग्स का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि दोनों सेम IC पर हैं। और हिग्स के सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की खास बात क्या है कि कीमत के घटने से जो रियल इनकम बढ़ी है उसको इस तरह से क्षतिपूर्ति करनी है, उपभोक्ता से लेनी है कि उपभोक्ता जो संतुष्टि के स्तर पर जिस तटस्थता वक्र पर पहले था उसी तटस्थता वक्र पर बना रहना चाहिए। तो P से IS पर आ गया लेकिन सेम IC पर है, तो P से S जो है हिग्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। हिग्सियन जो है सब्स्टिट्यूशन। अब अगर मैं पीले से एक IC बना देता हूं, पीले रंग से, पीले रंग से एक IC S जो R से होकर जा रहा है, ये IC2 है। तो P से R का जो मूवमेंट है ये किसका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है? स्लट्सकी का। क्योंकि स्लट्सकी में जो इनिशियल बंडल है वो जरूरी है, यानी जो प्रारंभ में बंडल खा रहा था वो उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ गया है क्योंकि वो रिलेटिव प्राइसेस कम हो गए ना, सापेक्षिक कीमतें, यानी दूसरी वस्तु की तुलना में वो सस्ती हो गई है। उपभोक्ता के पास चांस है कि वो हायर IC पर जाए क्योंकि बजट लाइन उसकी ये हो गई है, तो हायर IC पर चला गया, IC1 से IC2 पर। तो P से R का मूवमेंट स्लट्सकी का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, स्लट्सकी का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, ऐसा है। तो देखो इससे भी पता चल रहा है कि P से S, P से R, तो देखो ज्यादा है स्लट्सकी वाला। अब एक और ये वाली बजट रेखा मिट गई है ना, Q वाली, इसको बना लेते हैं। ठीक है, अब एक बजट रेखा Q से जाएगी, इसको रेड से बना लो, रेड से, ये IC3 हो गई आपकी। तो P से Q जो है प्राइस इफेक्ट हो जाएगा, या R से Q जो है आपका प्राइस इफेक्ट स्लट्सकी का, S से Q जो है प्राइस इनकम इफेक्ट किसका? हिग्स का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इंडिफरेंस कर्व भी बना दिया। बताओ भाई, अब कोई समस्या, कोई डाउट, कोई दिक्कत? बताओ भाई, समझ में आ रहा है? कठिन लग रहा? कठिन तो नहीं है ना? हाँ, कठिन है। सर जी कठिन नहीं, लेकिन चित्र बनाना कठिन है सर। इसीलिए पहले इंडिफरेंस कर्व नहीं बनाया था ना, कि पहले समझ लो फिर इंडिफरेंस कर्व लास्ट में बना दे। लेकिन आगे इन्हीं सबसे क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे एग्जाम क्रिटिकल होता जा रहा है ना, तो आपसे नए नए क्वेश्चन पूछेंगे, तो नए नए तरीके से पढ़ाई भी तो होनी चाहिए, तभी तो क्वेश्चन कर पाएंगे। पूछ लेगा हिग्स का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बड़ा होता है कि स्लट्सकी का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बड़ा होता है, ये सब चीजें होनी चाहिए ना। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये हमने, अब थोड़ा सा एक चीज और मैं आप लोगों को बताऊं, अब जरा ध्यान से देखिएगा, नीचे वाला मैं मिटा रहा हूं। अब मैं ये बताऊंगा कि स्लट्सकी का इनकम इफेक्ट डिमांड वक्र और हिग्स का मांग वक्र में क्या डिफरेंस है। तो नीचे वाला डायग्राम मांग वक्र को लेके है, किसके मांग वक्र? हिग्स और स्लट्सकी के। अभी तक हम लोग हिग्स और मार्शल और स्लट्सकी और मार्शल कर, अब हिग्स और स्लट्सकी में देखेंगे मांग वक्र क्या है डिफरेंस। यहाँ पर एक्स वस्तु की मांग, यहाँ पर एक्स वस्तु की कीमत। मान लीजिए BL थी तो कीमत PX1 थी, अब कीमत कम हो गई है BL2 होने से, BL1 बजट रेखा हुई, PX2 हो गई, PX1। जब कीमत ये है तो मांग कितनी हो रही है? ये 101। मांग कितनी हो रही है? ये 101। अब कीमत कम हो गई तो केवल हमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को देखना है, क्योंकि प्राइस मार्शल का मांग वक्र नहीं बनाएंगे हम लोग, केवल हिग्स और स्लट्सकी का मांग वक्र बना। तो हिग्स और स्लट्सकी ने दोनों ने केवल
प्रतिस्थापन प्रभाव से मांग वक्र को जनरेट किया है, लेकिन दोनों के प्रतिस्थापन प्रभाव में अंतर है। तो प्रतिस्थापन प्रभाव P से S पर आए हैं, तो ये किसका है? P से S हिग्स का है। कीमत कम होने से हिग्स ने इतनी मांग बढ़ाई थी x4, तो ये वाला पॉइंट 2 है और ये वाला पॉइंट मान लो 1 है। तो 1 से 2 का जो मूवमेंट है ये मांग वक्र किसका होगा? हिग्स का होगा। किसका होगा? हिग्स का मांग वक्र है ये H। अब P से R यानी कीमत कम होने से एक इतनी मांग बढ़ा रहा है, यानी x3, ये 3 पॉइंट है। तो 1 से 3 का जो मूवमेंट है वो किसका हो जाएगा? स्लट्सकी का। ये स्लट्सकी का मांग वक्र है। अब आप लोग देख सकते हो कि किसका मांग वक्र का ढाल ज्यादा है, किसका कम। जो हिग्स का मांग वक्र है उसका ढाल अधिक है, क्योंकि उसमें जो कंपनसेशन है वो कम हुआ है। सेम आईसी पर होने से वो जो उसके थ्रू जो मांग बढ़ रही है वो कम बढ़ रही है, जबकि वो हायर आईसी पहुंच गया इसलिए मांग अधिक बढ़ रही है। इसलिए उसका जो मांग वक्र है स्लट्सकी का वो फ्लैटर है, कम ढाल वाला, कम ढाल वाला, और इसका अधिक ढाल वाला। ठीक है, यानी इसका फ्लैटर है, इसका स्टीपर होगा इसका। समझ में आया? क्यों भाई, क्लियर है? बताओ। है भाई? वेरी गुड। तो ये सारी चीजें, अवधेश समझ में आया बेटा? जी सर, आ रहा। रिवाइज करना बहुत जरूरी है। इस लेक्चर से समझ लीजिए 1-2 क्वेश्चन रखे हुए हैं एग्जाम में, इसलिए बहुत जरूरी है। तो हम लोगों का खत्म हो गया, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, ये सारी चीजें खत्म हो गई। इन सब में अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो आगे बढ़े। क्यों भाई, कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं है? ओके, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे किसकी चर्चा करें? आगे हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की चर्चा करेंगे। किसकी? कंज्यूमर सरप्लस। आगे हम लोग किसकी चर्चा करेंगे? कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता का अतिरेक या उपभोक्ता की बचत। ठीक है, आगे हम लोग किसकी चर्चा करने वाले हैं? उपभोक्ता की बचत। तो उपभोक्ता की बचत की अवधारणा अगर आप लोगों से पूछी जाए किसने दी, तो किसने दी भाई उपभोक्ता का कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट किसने है? पता है आप लोगों को कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? हाँ बेटा, बताओ भाई, उपभोक्ता की बचत की अवधारणा किसने ड्यूपिट। दी? हाँ, ड्यूपिट ने दी। सबसे पहले किसने दी? ड्यूपिट। उसके बाद जो है मार्शल साहब ने उसको एक्सप्लेन किया, लेकिन सबसे पहले अगर बात आएगी तो वो ड्यूपिट का माना जाएगा। ठीक है ना? तो ये लिख लीजिए, उपभोक्ता की बचत की अवधारणा, पहला पॉइंट, उपभोक्ता की बचत की अवधारणा
सर्वप्रथम प्रोफेसर ड्यूपिट ने दिया। प्रोफेसर ड्यूपिट ने दिया। यानी फर्स्ट जो ये टर्म है कंज्यूमर सरप्लस, उसको कौन दिया, प्रपाउंड कौन किया, प्रोफेसर ड्यूपिट। ठीक है, ये फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे, फ्रांस के थे, इन्होंने ही दिया था। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि 1879 में मार्शल की एक बुक आई, प्योर थ्योरीज ऑफ डोमेस्टिक वैल्यू। 1879 में मार्शल की एक बुक आई, प्योर थ्योरीज ऑफ डोमेस्टिक वैल्यूज। उसमें उन्होंने इसमें मार्शल ने उपभोक्ता की बचत का उल्लेख किया और उपभोक्ता की बचत को मैं शॉर्ट में CS कह रहा हूं, कंज्यूमर सरप्लस। उपभोक्ता की बचत को उपभोक्ता का लगान कहा है। यानी मार्शल ने 1879 में एक बुक लिखी, प्योर थ्योरीज ऑफ डोमेस्टिक वैल्यूज, उसमें उपभोक्ता की बचत का उल्लेख किया और साथ ही साथ उन्होंने उपभोक्ता की बचत को कंज्यूमर्स रेंट से संबोधित किया है। उपभोक्ता का लगान माना कंज्यूमर्स रेंट। ये क्या है, कंज्यूमर्स रेंट है, उपभोक्ता का लगान। और फिर बाद में आगे बढ़कर के 1890 में, ठीक है, 1890 में जो उनकी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक थी, उसमें जो है उपभोक्ता की बचत का डिटेल एक्सप्लेनेशन किया। उपभोक्ता की बचत का विस्तृत विश्लेषण किया। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये हिस्ट्री है। ठीक है, आगे बढ़े, क्यों भाई, आगे बढ़े। तो कंज्यूमर सरप्लस होता क्या है, डिफाइन कैसे करोगे, व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस? अगर आपसे कोई पूछे कंज्यूमर सरप्लस कैसे डिफाइन करोगे, तो आप लोग क्या बताओगे? हैं, अवधेश, काजोल? सर जी उपभोक्ता जो वस्तु खरीदना चाहता है, वास्तव में जो मूल्य देना चाहता है और वास्तव में जो उसे मूल्य चुकाना होता है, मतलब चुका दिया है, उसके बीच के डिफरेंस को उपभोक्ता की बचत कहते हैं। जैसे हम कोई शर्ट 100 रुपए में लेना चाहते थे, परंतु वह 80 रुपए में मिल गई और हम 100 रुपए तक की उसे खरीद सकते थे, पर ये जो 20 रुपए बचे, यही उपभोक्ता की बचत कहेगी। हाँ बिल्कुल, यानी किसी वस्तु के लिए एक उपभोक्ता कितनी वस्तु देना चाहता है, कितनी कीमत देना चाहता है और वास्तव में कितनी कीमत देता है, उसका डिफरेंस जो है, उसका अंतर ही क्या कहलाता है, कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता की बचत। तो ठीक है, ये तो आप लोगों ने मार्शल के डेफिनेशन को बताया। तो उपभोक्ता की बचत की जो व्याख्या है वो दो दृष्टिकोण करा था। पहला, उपभोक्ता की बचत का जो विश्लेषण है वो मार्शल ने किया। कौन किया? मार्शल। तो पहला हम लोग मार्शल का दृष्टिकोण देखेंगे। दृष्टिकोण, मार्सिलियन अप्रोच देखेंगे। पहला मार्सिलियन अप्रोच, ठीक है। दूसरा हिग्स का दृष्टिकोण देखेंगे।
यानी दूसरा हम लोग हिक्सियन अप्रोच देखेंगे। तो दो दृष्टिकोण हैं कंज्यूमर सरप्लस के, एक मार्सिलियन और एक हिक्सियन। तो अब अगले टर्न पे हम लोग देखेंगे कि मार्शल और हिक्स का कंज्यूमर सरप्लस क्या है। आज यहीं तक करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से।